हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और उन दोनों मोटर्स का हमने कंपैरिजन भी किया था रोटर कंस्ट्रक्शन को देख करके। तो देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पूरा इंडक्शन मोटर, और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग बेसिक फार्मूला पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जितने भी फार्मूला मैं यहाँ लिखा रही हूँ इस मशीन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फार्मूला शीट में नोट कर लीजिए और रिवाइज करिए, ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। रोटर ईएमएफ, रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर और रोटर टॉर्क, सबका हम कंसेप्ट देखेंगे। खास करके आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, और लॉजिक बेस्ड भी पूछा जाता है। मैं सब डिस्कस करूंगी आप लोगों से। तो देखिए, पहला हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को लेंगे और फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। पहला हमारा है, देखिए, रोटर ईएमएफ, रोटर करंट, पावर फैक्टर, रोटर टॉर्क एंड इक्विवेलेंट सर्किट, कंसेप्ट ऑफ पावर। तो थोड़ा सा ये देखिए बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे इस टॉपिक को पहले ही आप ट्रिपल स्टार मार्कर इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो मैं जब आपसे डिस्कस करूंगी तो वहां पर मैं बताऊंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपके एमसीक्यूज में। तो यहां से पहला हेडिंग हम डालते हैं रोटर ईएमएफ। रोटर ईएमएफ, रोटर ईएमएफ यानी कि देखिए, अगर ट्रांसफार्मर का हम देखें तो हमारा एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सिमिलरली इंडक्शन मोटर भी हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। स्टेटर को हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और रोटर को हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं एट स्टैंड स्टिल, यानी रुका हुआ है। एट स्टैंड स्टिल द इंडक्शन मोटर act as a transformer with secondary short circuited, ठीक है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग था उसे हम शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट करने का मतलब इसका वोल्टेज जीरो हो जाता है हम लोगों को, और इम्पीडेंस क्या हो जाता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को स्टैंड स्टिल में इंडक्शन मोटर एज अ ट्रांसफार्मर काम करता है विथ सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड। यहाँ से देखिए, अगर हम वोल्टेज का इक्वेशन लिखना चाहें, जैसे कि हम लोग ट्रांसफार्मर में लिखते हैं E2 अपॉन में E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1, ये होता था। यहाँ पर भी सेम है। E1 हमारा है स्टेटर ईएमएफ, स्टेटर ईएमएफ है। वोल्ट्स या किलो वोल्ट्स में जो भी है वो हो सकता है, क्वेश्चन में क्या दिया है क्वांटिटी वो डिपेंड करेगी। E2 हमारा है रोटर ईएमएफ, दिस इज अवर रोटर ईएमएफ। पर फेस है तो यहाँ लिख लीजिए रोटर ईएमएफ पर फेस हम कंसिडर करते हैं, पर फेस। जब आप इवन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पर फेस ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमारा स्टेटर स्टार में है तो स्टार के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय √3 करना पड़ेगा फेस के लिए, और अगर डेल्टा है तो उसका भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये स्टेटर ईएमएफ पर फेस हो गया, रोटर ईएमएफ पर फेस हो गया। N1 एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर, एंड N2 इज आवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। ये आपका लेकिन कंसेप्ट कब का है, जब स्टैंड स्टील में। यहाँ पर हम E2 को लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू E1 इंटू N2 अपॉन में N1। समझ आया, E2 इज इक्वल टू E1 N2 अपॉन में N1। लेकिन जब आप स्लिप का कंसिडर, जब आप रनिंग कंडीशन में लेंगे तो आप लोगों को स्लिप का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। एट रनिंग कंडीशन, अब आप लोग को ये पता है कि रनिंग कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्लिप का कंसेप्ट आता है
और NS और NR का कंसेप्ट आता है, ठीक है, NS और NR का, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का। ये हमारा एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर होता है, ये हमारा सिंक्रोनस स्पीड। जब दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाई NS करते हैं, तो स्लिप मिलता है, जैसे कि S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS। ये होता है रनिंग कंडीशन में हमारा स्लिप का कंसेप्ट आएगा, तो ये लिख लीजिए यहाँ पर, द कंसेप्ट ऑफ स्लिप S इज कंसिडर एट रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में हमारा स्लिप का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। यहां पर मैं E2 जो रोटर EMF है, रोटर EMF है E2, अब वो हमारा क्या हो जाएगा, E2 चेंज हो जाएगा S टाइम्स E2 से, S टाइम्स E2 से चेंज हो जाएगा, E2 का इफेक्ट आएगा, और रेजिस्टेंस तो उतना ही होगा। रिएक्टेंस हमारा, रिएक्टेंस जिसे हम X2 बोल सकते थे पहले, अब वो हो जाएगा S इंटू X2। देख लीजिए, सिंपल है, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 ही होगा इक्विवेलेंट सर्किट में, लेकिन जो हमारा रिएक्टेंस वाला पार्ट है वो S टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रनिंग कंडीशन में। अब देखिए मैं इसे मिटाने जा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए पूरी वैल्यू। इक्विवेलेंट सर्किट जब आप देखेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्टैंड स्टिल यानी कि हमारा रोटर मूव नहीं कर रहा है। स्टैंड स्टिल का मतलब ये होता है कि रोटर मूव नहीं कर रहा है, यानी कि स्टॉप है। उस केस में अगर मैं NR बोलूँ तो NR तो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि रोटेट ही नहीं कर रहा है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। तो नोट पॉइंट ये लिख लीजिए आप, एट स्टैंड स्टिल आवर स्पीड NR इज इक्वल टू 0, NR हमारा होता है 0, स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन में NS। इसे आप 0 करिए, स्लिप इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्टार्टिंग में हमेशा स्लिप इज इक्वल टू 1 यूनिटी आता है। ये सब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछा है, MCQs क्वेश्चन में पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एट स्टार्टिंग कंडीशन और एट स्टैंड स्टिल कंडीशन द वैल्यू ऑफ स्लिप इज इक्वल टू 1। ये आपका नोट पॉइंट हो गया। अब अगर मैं सिंपल सा एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। ये हो जाएगा आप रोटर का, स्टेटर का मैं नहीं बना रही हूँ, रोटर का बना रही हूँ, देख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा रोटर EMF है तो यहां पर आप लोगों को S टाइम्स E2 लिखना पड़ेगा। रोटर EMF, दिस इज रोटर रिएक्टेंस जिसे हम R2 बोलते हैं। करंट हमारा हो जाएगा I2 एंड ये हो जाएगा हमारा S टाइम्स ऑफ X2। ये जो है वो रनिंग कंडीशन में बना हुआ है, देख लीजिए फ्रेंड्स। ये आपका रनिंग कंडीशन का है, क्योंकि SX2 और XE2 कंसिडर आप कर रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ रनिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगी तो स्टार्टिंग कंडीशन मैं ड्रॉ करना चाहूंगी तो हम लोगों को स्लिप इज इक्वल टू 1 पुट कर देना पड़ेगा इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं स्टार्टिंग कंडीशन एट S इज इक्वल टू 1 पे। ये हो जाएगा आपका E2, ये E2 हो जाएगा। R2 में तो कोई चेंजेस नहीं आया है तो इसे आप R2 बोल लीजिए। और X2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए SX2 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ X2 में, तो ये आपका X2 आएगा। ये आपकी स्टार्टिंग कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये आपका रनिंग कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो इससे आप लिख लीजिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पूरी बात करेंगे स्टैंड स्टिल कंडीशन, फिर हम आएंगे अपने रनिंग कंडीशन में। ये अगर आप सर्किट डायग्राम बना लिए हैं देख लीजिए, तो यहाँ लिखिए एट स्टार्टिंग कंडीशन और एट स्टैंड स्टिल में जो पहला हम लोग कंसिडर करेंगे, देखिए वोल्टेज कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा रोटर EMF पर फेज। स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा E2, सिंपली E2। जो सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज है इंड्यूस्ड होके हो रहा है उसे हम बोलते हैं E2, और जो हम प्राइमरी में कनेक्ट करते हैं वहां से हमारा जो इंड्यूस्ड EMF निकल करके आता है वो हमारा होता है E1।
रेजिस्टेंस पर फेस विल बी R2 ohms। R2 से हम शो करेंगे अपने रेजिस्टेंस को। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा रोटर रिएक्टेंस। तो रोटर रिएक्टेंस को आप लिख लीजिए X2 ohms। इंडक्टेंस लिखना चाहते हैं तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा L2। ये 2 स्टैंड कर रहा है, ये जो सफिक्स में मैं 2 लिख रही हूँ वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी साइड की क्वांटिटी को या फिर रोटर साइड की क्वांटिटी को। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। जहां भी 1 दिखेगा मतलब प्राइमरी साइड का है, जहां भी सेकेंडरी दिखेगा मतलब सेकेंडरी साइड का है। रोटर रिएक्टेंस हो गया। अब अगर मैं रोटर करंट लिखना चाहूं जिसे मैं बोलूंगी I2 इज इक्वल टू सिंपली ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन में इम्पिडेंस। वोल्टेज कितना है आपका E2 है, अपॉन में करंट इम्पिडेंस कितना हो जाएगा। अगर इन दोनों के लिए सीरीज में कनेक्शन है, देखिए सीरीज कनेक्टेड है R2 X2, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली मैं करंट लिख रही हूँ V अपॉन में Z, तो ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन में Z हमारा इतना आएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी रोटर पावर फैक्टर। cos phi2 हम बोल सकते हैं इसे। cos phi2 इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन में Z होता है, तो R2 अपॉन में Z आप लोगों को पता है सीरीज कनेक्शन के लिए R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी आपकी हो जाएगी इंपॉर्टेंट स्टैंड स्टिल के केस में। स्टैंड स्टिल के केस में आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी। एक सीरीज इम्पिडेंस है जिसमें L और R है, ये R है ये L है, तो यहाँ से Z क्या निकल के आता है आप लोगों को, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यही आता है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पूरी क्वांटिटी को मैं डिफाइन क्यों, स्टैंड स्टिल कंडीशन जहाँ पर हमारा स्लिप इज इक्वल टू 1 हो जाता था, उस केस में ये पूरा हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रनिंग कंडीशन पे। रनिंग कंडीशन पे क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, रोटर ईएमएफ, रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर में अब एक साथ कैलकुलेट कर रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को मैं रहने देती हूँ क्योंकि ये हमारे लिए अभी थोड़ा सा हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है। अब सेकंड आप लिखिए एट रनिंग कंडीशन। एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में क्या क्या होगा वो चीज़ आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रोटर ईएमएफ पर फेस। रोटर ईएमएफ पर फेस कितना हो जाएगा, S का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा E2, तो ये हो जाएगा SE2। सेकंड, रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस में कोई भी रेजिस्टेंस में इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा R2 ही, पर फेस है, लिख लीजिएगा आप लोग R2 ohms। थर्ड पॉइंट है आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा रोटर रिएक्टेंस। रोटर रिएक्टेंस में भी हो जाएगा S इंटू X2 हो जाएगा, क्योंकि अब ये S का मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, R2 में नहीं हो रहा है, क्योंकि R2 हमारा फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है और S हमारा E2 एंड X2 फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है स्लिप का। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट हम लोग कैलकुलेट किए हैं रोटर करंट। रोटर करंट जिसे मैं बोलती हूँ I2। रनिंग कंडीशन की बात कर रही हूँ तो हमारा इम्पिडेंस वोल्ट हो जाएगा SE2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी I2 की, करंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं पावर फैक्टर की भी हम बात करेंगे। पावर फैक्टर cos phi2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। ये रोटर करंट पर फेस है, वैल्यू लिखनी है, आप लोग लिख लीजिएगा। फिफ्थ, रोटर पावर फैक्टर जिसे हम बोल रहे हैं cos phi2 इज इक्वल टू, cos phi2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R अपॉन में Z, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन में Z कितना है R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ये आपका पावर फैक्टर होगा। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जब आप मेन
अब मेंस के लिए पढ़ेंगे तो ये सब फॉर्मूला देखने को मिलेगा, लेकिन प्री के लिए ये सब लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अब मैं I2 को उठा रही हूं, देख लीजिए फिर से। I2 इज इक्वल टू SE2 अपॉन में रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही चीज है SX2, ये टोटल SX2 है का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब मैं क्या कर रही हूं, देख लीजिए। SE2 अपॉन में ये S स्क्वायर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ रूट का, तो ये हमारा रूट के लिए बाहर निकलेगा S, और अंदर क्या बचेगा देख लीजिए, ये R2 अपॉन में S होल स्क्वायर प्लस X2 बचेगा। इतना क्वांटिटी आप लोगों की बचनी चाहिए, देख लीजिए। कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपली R2 अपॉन में S ले लिया है और X2 को अलग कर दिया है। स्लिप के इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मॉडिफिकेशन के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को I2 कितना मिलेगा देख लीजिए, S कैंसिल हो जाएगा, S कैंसिल हो जाएगा, I2 मिलने वाला है E2 अपॉन में रूट ओवर R2 अपॉन S होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी चीज़ें। I2 का हो गया लिखना, देख लीजिए, अंडरस्टैंड स्टिल। अब हम लोग को ये समझाना है कि मैकेनिकल लोड कितना होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये सब रब कर दे रही हूँ, ये भी मैं रब कर दे रही हूँ। अब इस इक्वेशन को आप एक बार देखिए और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है। इसे हम लिख रहे हैं E2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ R2 अपॉन में S होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। वोल्टेज अपॉन में इम्पिडेंस सिंपली करंट आएगा। ये बताइए मुझे, मैं इसको दो क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारा देखिए E2 है, तो सिंपली मैं इसको E2 से रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। ये हमारा हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। अब हमारा ये देखिए, ये न्यू रेजिस्टेंस है और ये हमारा है रिएक्टेंस। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ ना R2 अपॉन में S, एंड यहां पर मैं X2 लिख सकती हूँ। दिस इज अवर करंट I2। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, यहां से यही डायग्राम बनेगा। दोनों बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। ओके, सेकेंड बार में एक और मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूंगी। देख लीजिए, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 अपॉन S को तोड़ रहे हैं। R2 अपॉन S को तोड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक हम लोगों को फिक्शियस लोड बनाने की जरूरत है। ये आपका है E2 का E2 ही रहेगा, X2 का X2 ही रहेगा। यहां पर आप लिखिए R2 और यहां पर आप लिखिए R2 1 अपॉन S माइनस 1। मुझे आप ये सॉल्व करके बताइए, इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो R2 बाई S मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक कर लीजिए। मैं भी यहाँ पर देखिए चेक कर ले रही हूँ आप लोगों के लिए। ये R2 सीरीज में है तो रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। यहाँ से देखने को मिलेगा R2 प्लस R2 अपॉन में S माइनस R2। ये R2 कैंसिल आ गया। देखिए R2 अपॉन S ही बच रहा है। तो ये आपके लिए फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पर हम E2, R2 एंड X2 तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, साथ में साथ एक इलेक्ट्रिकल लोड बन जा रहा है हमारा। जो R2 1 अपॉन S माइनस 1 है वो आपका फिक्शियस इलेक्ट्रिकल लोड है। फिक्शियस इलेक्ट्रिकल लोड आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आप, R2 हमारा रोटर रेजिस्टेंस है, दिस इज आवर रोटर रेजिस्टेंस, और R2 1 अपॉन S माइनस 1 आपका एक फिक्शियस इलेक्ट्रिकल लोड है, फिक्शियस है, ठीक है, फिक्शियस इलेक्ट्रिकल लोड है। समझ में आया? और यहाँ से ही यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप लोगों से पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल लोड कितना कनेक्टेड रहता है, तो आप बोलेंगे R2 इंटू 1 माइनस S अपॉन में 1 हमारा ये इलेक्ट्रिकल लोड है। इसे मैं मिटा दे रही हूँ, देख लीजिए।
दिस इज आवर इलेक्ट्रिकल लोड, और वो क्या है, फिक्शियस है, जस्ट हमने अज्यूम किया है, ठीक है, इट इज जस्ट आवर अजम्पशन। इसको हम लोगों को ओवरऑल R2/S आना चाहिए। इसे आप सॉल्व करके देखिए, आपको यही मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड इज इक्वल टू R2 1/S -1, या अगर इसको ही थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2 1 - S/S। तो ये दोनों सेम है, इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए इलेक्ट्रिकल लोड कितना होता है वो मैं आपसे कैलकुलेट की हूँ, ठीक है। और R2/S को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसी चीज को हम लोगों को पावर में, मैकेनिकल पावर में रिप्रेजेंट करना है। पावर अगर मैं निकालूंगी यहां से, दिस इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर, जिसे हम बोल सकते हैं I2² R2/1/S-1। कुछ नहीं है, सिंपली I²R हमारा लॉस होगा। तो इसमें मैकेनिकल में हम इस लोड को लेंगे और मैकेनिकली कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये बनेगा पावर I2² R2 1/S-1। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं लिखवा दूँ, यहाँ से MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे और रनिंग कंडीशन में टॉर्क कितना जनरेट होता है, ठीक है, टॉर्क कितना जनरेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखे थे, रोटर EMF देखे थे, पावर फैक्टर देखे थे। एक बार हम मोस्ट प्रिफरेबल जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर है वो फिर से बना लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट प्रिफरेबल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इक्विवेलेंट सर्किट, आप चाहे तो फुल लिख लीजिए। हम लोगों ने इसमें 2 तरीके का डायग्राम देखा था, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखा था। पहले में हम लोगों ने देखा था, देख लीजिए, ये एक्सेस है, ये हमारा E2 था और ये हमारा R2/S था, ठीक है। इसी तरीके का हम लोगों ने सर्किट डायग्राम देखा था। लिख लेते हैं, यहाँ मार्किंग कर लेते हैं, और हम ये हो जाएगा E2 रोटर EMF, ये हो जाएगा हमारा X2 रिएक्टेंस ऑफ रोटर पर फेज, एंड दिस इज R2/S। एक तो हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था। अगर मैं दूसरा बात करूं तो इसी R2 को हम तोड़ करके कैसे लिख रहे थे, हम लोग लोड में शो कर रहे थे, ठीक है, हम लोग लोड के फॉर्म में शो कर रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका एक R2, ये हो जाएगा X2, एंड ये जो बचा हुआ है उसको आप तोड़ सकते हैं, देखिए। तो ये हमारा जो हम लोग लोड शो कर रहे थे वो था हमारा R2 × 1/S-1, ये हम लोग शो कर रहे थे, ठीक है। ये आप लोगों का था X2, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा था R2/S, ठीक है। देख लीजिए, ये बहुत सिंपल सा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, और ये हो जाता था, ये R2/S नहीं है, हम तो ले ही लिए हैं, ये हमारा हो जाएगा E2। तो दिस इज द मोस्ट प्रिफरेबल सर्किट डायग्राम ऑफ रोटर, ये हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे। और ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा लोड को शो कर रहा है, लोड को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां हम लोग 3 तरीके का पावर, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ पावर, 3 तरीके का हम पावर शो करेंगे इससे, और हम लोग उसका रिलेशन देखेंगे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक तो ये लोड पूछता है MCQs क्वेश्चन में, और उसके बाद पावर पूछता है, ठीक है। तो पहला देखिए, अगर मैं पावर फ्लो डायग्राम ड्रॉ करूं, पावर फ्लो डायग्राम, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। यहां लिख लीजिए हेडिंग आप, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर के लिए पावर फ्लो डायग्राम कैसा होगा वो हम लोगों को यहां समझना है, ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो देखिए ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा इनपुट होगा जिसे हम बोलेंगे P इनपुट, और ये मोटर है तो हमारा कैसा इनपुट होगा, मोटर इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल होगा। ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर उसके बाद हमारा इनपुट मतलब प्राइमरी, यहां पर लिख लीजिए दिस इज आवर प्राइमरी, या फिर हमारा स्टेटर होगा ये, ठीक है।
स्टेटर होगा तो यहाँ पर हमारा सर्टेन लॉस होगा जिसे हम पी स्टेटर बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा है स्टेटर लॉस, ये हमारा हो जाएगा स्टेटर लॉस। ठीक है, अगर 3 फेज के लिए मैं ड्रॉ करूंगी तो ये हो जाएगा 3I1² R1 स्टेटर लॉस। ओके, अब हमें पता है स्टेटर और रोटर के बीच में हमारा एक एयर गैप आता है और इस एयर गैप से ही हमारा इंडक्शन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा रोटर, दिस इज आवर रोटर, दिस इज आवर स्टेटर। इस रोटर का जो इनपुट होगा उसे हम बोलते हैं, देख लीजिए, पीजी, एयर गैप पावर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आवर एयर गैप पावर। जहां पर भी पीजी दिखेगा वो आप लोगों को समझ जाना है, ये एयर गैप पावर है, इनपुट टू द रोटर है। ठीक है, अब यहाँ पर रोटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोगों का रोटर कॉपर लॉस होगा। जैसे स्टेटर में हो रहा है वैसे ही हमारा रोटर में भी लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोटर कॉपर लॉस, जिसे हम शो करते हैं PCU से। ये थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझना है, रोटर कॉपर लॉस यहाँ पर होगा। उसके बाद रोटर का जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट। यहाँ पर आएगा ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट, जिसे हम बोलेंगे PM। PM हमारा क्या है, एक एक टर्मिनोलॉजी वहां पर मैं लिखूंगी, बस आप पहले ये समझिए, उसके बाद एक एक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, कौन कौन सी, वो सब मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। ये समझिए कि रोटर का जो आउटपुट है वो हो जाएगा ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट। ग्रॉस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने लॉस माइनस नहीं किया है। जब आप यहाँ पर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस करेंगे, जब इस PM में से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस करेंगे, तब आप लोगों को जो पावर मिलेगा फाइनल, वो आप लोगों का होगा शेफ्ट पावर, और ये आप लोगों का नेट मैकेनिकल इनपुट है। तो ये है नेट आउटपुट। ये पूरा देखिए पावर फ्लो डायग्राम है इंडक्शन मोटर के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप लोगों को ये पावर फ्लो डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो पहले मैं एक एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या होगा, उसके बाद इन सबका रिलेशन हम डिराइव करेंगे। ठीक है, पावर फ्लो डायग्राम के बाद आप एक एक टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर लीजिए, क्या क्या ये टर्मिनोलॉजीज है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा इनपुट। फर्स्ट हमारा है इनपुट, तो ये हमारा है इनपुट पावर टू स्टेटर, और मोटर है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड PST मैंने लिखा हुआ है क्योंकि स्टेटर है तो स्टेटर में हमारा सर्टेन लॉसेस होंगे। स्टेटर में सर्टेन लॉसेस होंगे, हम इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टेटर लॉसेस। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा स्टेटर लॉसेस। ओके, 3I1² R1 हो जाता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा, जितना भी वॉट होगा, 2 किलोवाट होगा या 1 किलोवाट, ये सब मेंशन होगा। उसके बाद हम लोग का देखिए ये स्टेटर है और वो रोटर है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, एयर गैप आएगा। तो रोटर का जो इनपुट है उसे हम बोलते हैं PG। P सफिक्स में यहाँ स्मॉल में G लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप पावर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एयर गैप पावर। उसके बाद हम लोग रोटर में आ गए। इनपुट रोटर में हम लोगों ने देखा कि वहां पर भी हमारा रोटर कॉपर लॉस प्रेजेंट होगा, तो जिसे हम बोल रहे हैं PCU। दिस इज आवर रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, PCUR, कई बार इसमें PCUR भी लिखा रहता है और PCU भी लिखा रहता है, रोटर कॉपर लॉस। ये समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद हम लोग को रोटर से जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा PM। इसे हम बोलेंगे ग्रॉस मैकेनिकल पावर। ग्रॉस मैकेनिकल पावर है ये हमारा। जब इस पावर में से आप फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस माइनस करेंगे, जिसे हम PFW बोलते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस।
जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इस पावर में से इसको आप माइनस करेंगे, तब जाकर के आपको नेट मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, जिसे हम शेफ्ट आउटपुट बोलते हैं और शेफ्ट पावर बोलते हैं। ठीक है, यही आप लोगों का फाइनल आउटपुट होगा, शेफ्ट पावर। ठीक है, और नेट मैकेनिकल आउटपुट, नेट मैकेनिकल आउटपुट। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजीज है, देख लीजिए। ये सब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो हम इस पावर फ्लो इक्वेशन, पावर फ्लो डायग्राम का यूज करके इन सब का रिलेशन निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या रिलेशन आता है। तो आपके सिलेबस के अनुसार अगर मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनका कई बार रिलेशन पूछता है आपस में, और कई बार आप लोगों को रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है। ठीक है, डेटा गिवन रहेगा, आप लोगों को ये निकालना पड़ता है। तो इतना आप ड्रॉ करिए, ये पावर फ्लो डायग्राम ड्रॉ करिए। उसके बाद आप जितने भी टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखाया है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को रिलेशन बताऊंगी, सब लोगों का क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। ये चीज मैं मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सा टर्मिनोलॉजीज किसके किसके बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए, आप यहाँ पर हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन पीजी, पीसीयूआर एंड पीएम, एंड इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्वेश्चन डेफिनेटली अगर पूछा जाएगा इस टॉपिक से तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पीजी यानी कि एयर गैप पावर, पीसीयूआर यानी कि रोटर कॉपर लॉस, एंड पीएम मतलब ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, पीजी हमारा क्या है, ये हमारा है एयर गैप पावर, एयर गैप पावर, और ये हमारा होता है 3I2² R2 अपॉन में S होता है, 3I2² R2 अपॉन में S होता है। ओके, और हमारा S क्या है, देखिए S हमारा स्लिप है। ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से ही हम लोगों ने लिया है, देख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा R2 है, ये हमारा है X2, और ये हमारा जो लोड लगा था वो होता था R2 1/S-1। ठीक है, देख लीजिए E2, और इसके पहले वाला डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एयर गैप पावर PCUR क्या होगा हमारा, रोटर कॉपर लॉस। तो देखिए रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या होगा, 3I2² R2, और ये क्यों होगा हमारा, क्योंकि यहाँ से हमारा देखिए रेजिस्टेंस रोटर का R2 है, इसमें जो लॉस होगा वही हमारा हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस, जिसे हम बोलेंगे 3I2² R2। लास्ट हमारा है मैकेनिकल लॉस, ग्रॉस मैकेनिकल पावर। तो ये हमारा होता है, देखिए ग्रॉस यानी कि हम लोग उसको लोड से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी पावर रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा हो जाएगा मैकेनिकल लॉस। तो इसे हम बोल देंगे 3I2² R2 1/S-1। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई अच्छे से। ये 3 पावर का ही रिलेशन आप लोगों को निकालना है। इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, इसे 2 मार्क कर लेते हैं, इसे 3 मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पीजी और पीसीयूआर का रिलेशन क्या निकल करके आएगा। यहां पर है देखिए 3I2² R2 अपॉन में S, यहाँ है 3I2² R2। ठीक है, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप मुझे बताइए कि कितना आएगा रिलेशन। तो ये आ जाएगा, देख लीजिए, आप क्रॉस वेरीफाई करिए, PCUR इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ PG, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन इंडक्शन मोटर। दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला। इसे आप अपने कहीं नोट पॉइंट में या फिर फॉर्मूला शीट में इसे नोट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है या फिर आने के चांसेस हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से क्या रिलेशन आता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट चेक इट, कितना आ जाएगा पीजी एंड पीएम हमारा। तो यहाँ पर देखिए 3i2 स्क्वायर R2 अपॉन में s है, 3i2 स्क्वायर R2 1 अपॉन s माइनस 1, इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए तो आप देखेंगे यहाँ पर pm इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ pg आएगा। आप इसे चेक करिए करेक्ट लिखा है कि नहीं मैंने, और ये भी इक्वेशन आप लोगों को याद करना है। बहुत ज़्यादा रिलेशन भी पूछा जाता है कई बार, आप लोगों को इससे बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है आपके एसएससी जेई में, प्री में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आप लोगों का सेकंड काम ये है कि आप मुझे रिलेशन बताइए PCUR और PM के बीच में, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, कमेंट करके बताइए कितना है। रिलेशन बिटवीन PCUR आप लोगों को निकालना है एंड PM के बीच का रिलेशन निकालना है और मुझे बताना है, और ऑलरेडी ये हम लोगों को प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 3 पावर मैंने देखा हुआ है, फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, देख लीजिए PG हमारा है एयर गैप पावर जिसे हम बोल रहे हैं 3i2 स्क्वायर R2 अपॉन में s, PCUR आप लोगों का 3i2 स्क्वायर R2 सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन PM जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट इज इक्वल टू 3i2 स्क्वायर R2 into 1 upon s minus 1. So from equation 1 and 2 we are getting a relation which is PCUR is equal to s times of PG, and from equation number 1 and equation number 2 we are getting PM is equal to 1 minus s into PG. So then you have to calculate the relation between PCUR and PM, and this is already asked in one of the paper exam, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना है और मुझे ये रिलेशन बताना है इन दोनों का रिलेशन क्या है, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, आप अपने कॉपी के पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं, PCUR इज इक्वल टू s टाइम्स ऑफ PG एंड PM इज इक्वल टू 1 माइनस s टाइम्स ऑफ PG। कुछ नहीं, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से PG कैंसिल हो जाएगा और रिलेशन निकल करके आएगा PCUR और PM के बीच में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग एक बार खुद ट्राई करिए। ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला। तो देखिए इंडक्शन मोटर में कई सारे नए नए फॉर्मूले आप लोगों को के सामने आ रहे हैं, आप लोगों को एक एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब इस पावर फ्लो इक्वेशन को यूज करके इनपुट आउटपुट रिलेशन मैं बताऊंगी और क्या क्या नया नया रिलेशन आएगा वो आप लोगों को समझना है। देखिए पहला, देखिए इस डायग्राम से फ्रॉम पावर फ्लो डायग्राम इस पावर फ्लो डायग्राम से हम लोगों को इस स्टेज में आप कंसिडर करिए। इनपुट देखिए हमारा P इनपुट है, इसके लिए हमारा आउटपुट PG है और लॉस हमारा है P स्टेटर पहले के लिए। तो हम बोलेंगे अगर जनरल सेंस में बात करूं तो हमारा क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। ये होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, देख लीजिए। या फिर आउटपुट आप लोगों को कैसे मिलता है, जब इनपुट में से आप लॉस माइनस करते हैं तभी तो आप लोगों को आउटपुट मिलता है। तो आप किसी भी सेंस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस। और ये सिर्फ मशीन में ही नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होता है। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस। अगर लॉस 0 है तब हम कहेंगे आउटपुट इनपुट के बराबर है, एफिशिएंसी 100% है, लेकिन यहाँ लॉस कंसिडर किया जाता है। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, इनपुट क्या है हमारा P इनपुट है, आउटपुट क्या है PG प्लस लॉस क्या है स्टेटर। ये इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन में आप लोगों को ये सब कुछ गिवन रहेगा, पूछेगा आप लोगों को PG निकालिए या फिर इनपुट निकालिए, ठीक है। देख लीजिए दूसरा हम लोग, मैं जो बोल रही थी शेफ्ट पावर, तो शेफ्ट पावर हमारा कब आएगा, जब आप मैकेनिकल में से माइनस करेंगे फ्रिक्शन विंडेज को, तब आप लोगों को शेफ्ट पावर आएगा।
तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब हम पूरी बात करेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, रोटर कॉपर लॉस कितना होगा, पीजी कितना होगा, सब पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सब पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए, वो रिलेशन समझ में आना चाहिए। अगर आपने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया है तो देख लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए रिलेशन पीसीयूआर और पीएम के बीच में। पीसीयूआर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ पीजी डिवाइडेड बाई पीएम इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ पीजी। देखिए पीजी पीजी कैंसिल हो गया, यहां से आप लोगों को पीसीयूआर और पीएम का रिलेशन निकल करके आया, पीसीयूआर इज इक्वल टू एस अपॉन में 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ पीएम। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 पावर आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम मूव करेंगे हमारे टॉर्क में, और ये टॉर्क भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना है। ओके, ये नोट करिए आप लोग। मैं मिटा देती हूँ पावर फ्लो डायग्राम। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने रोटर ईएमएफ, रोटर करंट और रोटर पावर फैक्टर भी देख लिया। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं रोटर टॉर्क में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा रोटर टॉर्क। रोटर टॉर्क भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोटर टॉर्क डालिए, उसके बाद आप लोगों को रिलेशन पता रहना चाहिए, क्या क्या आप लोगों का रिलेशन है। नेक्स्ट हेडिंग रोटर टॉर्क। अब जो मैं बताने जा रही हूं टॉर्क, इसमें हम स्टार्टिंग टॉर्क की बात करेंगे, हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे, हम फुल लोड टॉर्क की बात करेंगे। और ओवरऑल मैं देखूं तो ये टॉपिक आपके इंडक्शन मोटर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगी कैसा क्वेश्चन आता है। और मेंस में भी कई बार टॉर्क निकालने के लिए पूछता है, बट प्री के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, रोटर टॉर्क। अब मुझे सिंपल सा बताइए रिलेशन पावर और टॉर्क का रिलेशन क्या होता है जनरल सेंस में। तो आप पढ़े होंगे P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम। आई होप आप लोगों को ये इक्वेशन पता होगा, मैंने डीसी मशीन में भी ये इक्वेशन का यूज किया था, P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम। और हमेशा ये इक्वेशन वैलिड है, चाहे वो कोई भी मशीन हो, P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम होता ही है हमारा। जहां पर P हमारा क्या है पावर, T हमारा है टॉर्क, और ओमेगा एम है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। मैकेनिकल में है इसलिए ओमेगा एम लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, वेर ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन में 60। ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में 60 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, हम लोग ने रोटर का टॉर्क लिया है, रोटर का हम लोगों को स्पीड लेना है, तो एक्चुअल रोटर का स्पीड क्या है, एनआर है, ये हमारा एनआर स्पीड है, इसलिए एन रिप्लेस हो जाएगा एनआर से, इसे हम बोलेंगे रोटर स्पीड इन आरपीएम। एनआर इज आवर रोटर स्पीड इन आरपीएम। सो वेयर ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एनआर अपॉन में 60। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओमेगा एम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम कितना है 2 पाई एनआर अपॉन में 60 है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये मैकेनिकल है, ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट। P हमारा क्या है, ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट तक हम टॉर्क कंसिडर कर रहे हैं रोटर में, T इंटू 2 पाई एनआर अपॉन में 60। यहां से आप मुझे T की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 अपॉन में 2 पाई P इंटू एनआर, यही आएगा, ये मैकेनिकल है, PM है ये। तो ये हम T का इक्वेशन निकाले हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि अभी मैंने डिराइव किया PM इज इक्वल टू 1 माइनस एस टाइम्स PG, ये बोला, ये कहा मैंने। अब इसको आप उठा करके यहां रख लीजिए। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा करके यहां पर रख देना है। ओके, तो यहां से आप मुझे बताइए T की वैल्यू कितनी आएगी। T इज इक्वल टू 60 अपॉन में 2 पाई
PM इज 1 माइनस एस टाइम्स PG अपॉन में NR, अपॉन में NR। इतना आ रहा है देख लीजिए, इतना आ रहा है देख लीजिए, ठीक है। यहां से ये इक्वेशन हो गया। यहां पर मैं देखिए मैं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है। ये लीजिए, इसे आप इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि हम लोग ने स्लिप का कंसेप्ट देखा था, तो यहां से हम लोगों ने देखा NS माइनस NR अपॉन में NS। यहां से NR की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ NS, यही निकाला, कैलकुलेट किया। यहां से वैल्यू आप निकाल करके देखिए। यहां से मुझे 1 माइनस एस की वैल्यू आप बताइए, तो ये निकलेगा NR माइनस NR अपॉन में NS। इससे आप इक्वेशन 2 मार्क कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लीजिए। अब पुट कर दीजिए आप, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आपको क्या करना है, सेकंड में से उठा करके फर्स्ट में पुट कर देना और मुझे t की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। t इज इक्वल टू 60 अपॉन में 2 पाई, नीचे NR ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 माइनस एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, NR अपॉन में NS इनटू PG। देख लीजिए करेक्ट लिखा है मैंने। तो यहां से NR कैंसल हो गया, NR कैंसल हो गया। t की वैल्यू कितनी निकल करके आई देख लीजिए, t इज इक्वल टू 60 अपॉन में 2 पाई NS अपॉन में PG। देख लीजिए ये वैल्यू, ये क्या चीज है, मैं क्या लिखा है मैंने, 60 अपॉन 2 पाई NS में रोटर इनपुट, ठीक है, रोटर इनपुट। तो इसे यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रोटर इनपुट के। देख लीजिए यहां पर T डायरेक्टली रिलेशन है इनपुट के, यहां से देखिए इस पे डायरेक्टली डिपेंड है PG। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज मैं क्यों लिखवा रही हूं, क्योंकि हम लोगों से एक ये इंपॉर्टेंट है और इससे एक कंक्लूजन निकल करके आता है, वो चीज आप लोगों को थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। यहां से यूनिट जो टॉर्क का, देखिए जनरली टॉर्क का यूनिट क्या होता है, अगर जनरल में बात करूं, इन जनरल यूनिट ऑफ टॉर्क कितना होता है, यूनिट ऑफ टॉर्क आप लोगों को पता है न्यूटन मीटर होता है कि नहीं, न्यूटन मीटर। लेकिन यहां पर हम लोगों ने देखा है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर इनपुट, और इनपुट रोटर इनपुट यानी कि PG पावर का यूनिट होता है वॉट। तो यहां पर यूनिट ऑफ टॉर्क हो जाएगा, यूनिट ऑफ टॉर्क इन इंडक्शन मोटर इज सिंक्रोनस वॉट। और ये आपके प्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस वॉट। लिख लीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड है इसीलिए हम इसका यूनिट बोल रहे हैं टॉर्क का, सिंक्रोनस वॉट। तो कहीं आप लोगों को सिंक्रोनस वॉट दिखाई दिया और आप लोगों से पूछा ये किसकी यूनिट है, तो आप लोगों को बताना है इंडक्शन मोटर में ये टॉर्क की यूनिट होती है, ठीक है, टॉर्क की यूनिट होती है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स इसको पावर का यूनिट बता देते हैं और गलत हो जाता है। तो आप लोगों को लिखना है द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्शन मोटर, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्शन मोटर यहां नोट पॉइंट लिखिए आप, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय an induction motor is directly proportional to the rotor input at synchronous speed is known as synchronous watt। इस क्वांटिटी को हम, इस टॉर्क को बोलते हैं सिंक्रोनस वॉट, ठीक है, समझ में आया। इसे आप नोट पॉइंट 1 डालिए, इसे आप नोट पॉइंट 1 डालिए। और यहाँ पर सेकेंड नोट पॉइंट आप लोगों को लिखना है वन सिंक्रोनस वॉट को आप कैसे डिफाइन करेंगे वो भी आप लोग को समझाना है।
So one synchronous watt can be defined as if one watt of power is transferred from stator to rotor at synchronous speed, it is known as one synchronous watt. It is known as one synchronous watt. समझ में आया? देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, सिंक्रोनस वॉट किसका यूनिट होता है? टॉर्क का होता है। इन इंडक्शन मोटर पावर का यूनिट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझने की जरूरत है इसको, ठीक है। देख लीजिए, ये पूरा टॉर्क का कंसेप्ट है। इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, टॉर्क क्या रिलेशन आएगा, बेसिक टॉर्क इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगी 60/2π/ns pg। इस इक्वेशन को यूज करूंगी, इसलिए ये मैं नहीं मिटा रही हूं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, नोट पॉइंट 1, 2 करके। अब यहां से आप रिकॉल करिए, अभी अभी मैंने पीजी का फॉर्मूला बताया, पीजी कितना होता है वो याद करिए और उस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। दिस इज आवर इक्वेशन 3। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 आवर टॉर्क इज इक्वल टू 60/2π/ns इंटू पीजी, वेयर पीजी इज इक्वल टू कितना है हमारा पीजी क्या है हमारा? सबसे पहले तो है एयर गैप पावर। पीजी है हमारा एयर गैप पावर और इसकी वैल्यू कितनी है? पीजी है हमारा एयर गैप पावर। इसका हम लोगों ने वैल्यू अभी निकाला था 3i2² R2/s, यही निकाला था 3i2² R2/s। आपको इस इक्वेशन में पुट करना है पीजी की वैल्यू। इसे आप इक्वेशन 4 मार्क कर लीजिए। इसे ऑलरेडी 3 इक्वेशन मार्क किए हैं, 3 इक्वेशन, दिस आर 4th इक्वेशन, ठीक है। तो 4th इक्वेशन को क्या करना है आप लोगों को? 3rd इक्वेशन में पुट करना है। पुट करके बताइए मुझे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी पीजी की। पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, what we are getting? We get torque T is equal to 60/2π/ns। PG कितना है? 3i2² R2/s। देख लीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए ये। 3i2² R2/s। यहां से देखिए ये प्रोडक्ट है, यूज करते हैं आगे हम लोग, यूज कर लेते हैं हम लोग। यहां से टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया? 180/2π/NS i2² R2/s आया। ये बेसिक टॉर्क इक्वेशन है, इसे आप लिख लीजिए। दिस इज आवर बेसिक टॉर्क इक्वेशन। और आप लोगों को ऐसे ही फॉर्मेट में याद करना है। देख लीजिए, 180/2 को कैंसिल करके 90 नहीं कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आप जब देखेंगे तब आप लोगों को 180/2π/NS ही दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक टॉर्क इक्वेशन। दिस इज आवर बेसिक टॉर्क इक्वेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, जो करंट का हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था, I2 इज इक्वल टू SE2 अपॉन में √R2² + X2², यही निकाला था। बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैंने ऑलरेडी शो किया था, देख लीजिए, फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूं।
ये हमारा है R2, ये हमारा तो होता था XX2 और ये हमारा होता था SE2। यहाँ से जो करंट फ्लो होता है वो I2 है। तो I2 बेसिकली क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में इम्पिडेंस SE2 अपॉन में R2 प्लस SX2 और उसका होल रूट, ये हमारा I2 का हो जाएगा इक्वेशन। अब इसको आपको पुट कर देना यहाँ पे, तो I2 स्क्वायर निकालना है, लिख लेते हैं। I2 स्क्वायर इज इक्वल टू S स्क्वायर E2 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 5 मार्क कर लीजिए, इसे आप इक्वेशन 5 मार्क कर लीजिए। अब आपको पुट करना है, दिस इज आवर इक्वेशन 5 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 6। आपको पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 इन 5। पुट करके अब फाइनल जो फॉर्मूला आएगा वो आप लोगों को याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और जब हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वो वहां पर ये इक्वेशन काम आएगा। एक बार आप डेरिवेशन करिए, उसके बाद आप लोग को डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट समझने के लिए आप लोगों को समझना है कि कैसे ये डेरिवेशन आया है। तो टॉर्क कितना आएगा, 180 अपॉन में 2 पाई NS I2 स्क्वायर कितना आ रहा है, S स्क्वायर E2 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X S2 स्क्वायर इंटू ऑलरेडी R2 अपॉन S प्रेजेंट है। यहां से एक S स्क्वायर से एक S कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। फाइनल मुझे बताइए टॉर्क का इक्वेशन कितना आ रहा है। तो ये टॉर्क का इक्वेशन आ जाएगा 180 अपॉन में 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। यही फाइनल इक्वेशन है जो आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। इस इक्वेशन को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। डेरिवेशन आप लोगों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछा गया, डिराइव टॉर्क इक्वेशन, लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 180 अपॉन 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ठीक है, लिख लिए। ये आपका फाइनल टॉर्क इक्वेशन है। 180 अपॉन में 2 पाई NS, देख लीजिए। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे स्पेशल केस मान लीजिए मेरे को स्टार्टिंग कंडीशन निकालना पड़ेगा। एट स्टार्टिंग में मुझे ये बताइए कि हमारा NR कितना होता है। रुका हुआ है तो स्पीड नहीं है रोटर की, रोटर स्पीड हो जाएगा 0। तो यहां से स्लिप कितना आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे S NS माइनस NR अपॉन में NS। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग कंडीशन में ले रही हूँ स्पेशल कंडीशन। स्टार्टिंग में हमारा रोटर रुका हुआ रहता है, नहीं मूव करता है, इसीलिए हम बोलेंगे रोटर स्पीड हमारा 0 है। और ये 0 होने की वजह से जो स्लिप आएगा हमारा NS माइनस NR अपॉन में NS, वो कितना आ जाएगा, देखिए NS माइनस 0 अपॉन में NS इज इक्वल टू 1। यानी कि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 होती है स्टार्टिंग में हमारी स्लिप की वैल्यू। फाइनल टॉर्क इक्वेशन में अगर मैं स्लिप की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दिस इज आवर फाइनल टॉर्क इक्वेशन। लिख लीजिए यहां पर फाइनल टॉर्क इक्वेशन, फाइनल टॉर्क इक्वेशन, स्टार्टिंग टॉर्क। तो यहां से मुझे टॉर्क की इक्वेशन निकालना है। पुट S इज इक्वल टू 1 इन फाइनल टॉर्क इक्वेशन, फाइनल टॉर्क इक्वेशन स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे हमें, जिसे हम बोलते हैं TST, शॉर्ट फॉर्म है स्टार्टिंग टॉर्क का, इसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, पुट कर दीजिए S इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 पाई NS। ये NS है, NR नहीं है। देखिए मैंने अभी अभी डराइव किया था, NS है। कई स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन होता है, ये तो हम रोटर का टॉर्क ले रहे हैं और NS क्यों ले रहे हैं, NR क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वो अभी मैंने डराइव किया था, NS कैसे आया था। 180 अपॉन में 2 पाई NS, S की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं 1, ये हो जाएगा E2 स्क्वायर, R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस
x2 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क। देख लीजिए स्टार्टिंग टॉर्क, ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, समझ में आया स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जा रहा है? स्टार्टिंग टॉर्क समझ में आया। और फुल लोड, ये हमारा है फुल लोड टॉर्क है, दिस इज आवर फुल लोड टॉर्क, जिसे हम फाइनल टॉर्क इक्वेशन बोल रहे हैं। फुल लोड का कंडीशन लिया गया है, देखिए स्लिप कंसिडर किया गया है, तो यहां आप लिख लीजिए स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, एंड जो फाइनल टॉर्क इक्वेशन था इसे हम बोलते हैं फुल लोड टॉर्क। 180 अपॉन में 2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। फाइनल टॉर्क इक्वेशन, फाइनल टॉर्क इक्वेशन देख लीजिए अच्छे तरीके से। फाइनल टॉर्क इक्वेशन और फुल लोड टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क। अब एक लास्ट जो टॉर्क होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। पहले हम मैक्सिमम टॉर्क लिखा लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा है उसको हम एक एक करके नोट डाउन करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए मैक्सिमम टॉर्क एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क भी हम लोगों को देखना है। मैक्सिमम टॉर्क, कितना मैक्सिमम टॉर्क आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हम लोगों को देखना है। ओके, मैक्सिमम टॉर्क जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए टी मैक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी मैक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। टी फुल लोड को देखिए अभी मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, टी फुल लोड इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS, यहाँ पे S भी था टी फुल लोड में, S E2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। ओके, इस पूरी वैल्यू को मैंने K कंसिडर कर लिया है क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है। K कंसिडर कर लीजिए, K इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 180 अपॉन 2 पाई NS। ओके, 2 पाई NS हमारी इसकी वैल्यू है। T मैक्सिमम आप लोगों को निकालना है, टी मैक्सिमम निकालना है, तो टी मैक्सिमम को आप लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। केस, स्पेशल केस है हमारा ये, लिख लीजिए यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी इज इक्वल टू के SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 होल स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम होने के लिए, ठीक है, टीम टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए हमारा ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप लिख लीजिए फॉर फिक्स्ड सप्लाई, फॉर फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज, फॉर फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज टॉर्क T will be maximum, टॉर्क T will be maximum when this पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि S हम लोग फिक्स्ड क्वांटिटी लिए, E2 हमारा फिक्स्ड है, E2 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, S R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस S X2 होल स्क्वायर इज मैक्सिमम। अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो गई तो हम कहेंगे हमारा टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है, लिख लीजिए। और हम क्या कह सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, ये मैक्सिमम होने के लिए मैं और इसको लिख सकती हूँ, और SR2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ये मैंने कहा मैक्सिमम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रही हूँ, तो यहां से हम क्या करेंगे, SR2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर। इसका कुछ नहीं है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है और यहां से मैं एक इस S को कैंसिल आउट करना चाह रही हूँ, तो नीचे से एक S मैं कॉमन निकाल लूंगी। हम कह सकते हैं R2 स्क्वायर अपॉन में
R2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस एस x2 स्क्वायर, ये हमारा होना चाहिए मैक्सिमम। बस आप लोगों को अब सॉल्व कर लेना है। मैक्सिमम होने के लिए R2 अपॉन में रूट ओवर R2 अपॉन में एस होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ, माइनस रूट एस x2 होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ, प्लस 2R2 x2। देख लीजिए ये, इसको मैंने मॉडिफाई किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, R2 ये s माइनस रूट ओवर x2 स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी को मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। x2 रूट ओवर में s स्क्वायर, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको मॉडिफाई किए हुए हैं, तो ये फाइनल हम लोगों का है R2 x2। अब ये मैक्सिमम होने के लिए आप लोग को क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, इसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे और फाइनल आपका फॉर्मूला आ जाएगा। बस वही आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फाइनल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि R2 अपॉन रूट एस माइनस x2 रूट एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, उस तरफ भेज दीजिए x2 वाली क्वांटिटी को रूट ओवर एस, तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू एस x2 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम टॉर्क या फिर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, रिलेशन क्या होता है, R2 इज इक्वल टू एस x2 रिलेशन आता है, या फिर S इज इक्वल टू R2 अपॉन में x2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। स्लिप डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, यहाँ देखिए। अब टॉर्क हमारा क्या था इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS SE2 स्क्वायर R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस S x2 होल स्क्वायर, यही था। इस वाली कंडीशन को आप लोगों को यहाँ पुट करना है और मुझे बताना है कि फाइनल T मैक्सिमम कितना आ रहा है, और T मैक्सिमम का इक्वेशन आप लोगों को याद करना है, ओके, और जो ऑब्जर्वेशन है वो नोट डाउन करना है। पुटिंग दिस कंडीशन इन दिस इक्वेशन, यहां से ये कंडीशन इसमें आप पुट कर लीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS, S के जगह आप लोग को पुट करना है, बेटर है, R2 की जगह पुट कर दीजिए, R2 की जगह पुट करना है S x2 अपॉन में R2 जगह पुट करना है S x2 का होल स्क्वायर प्लस x x2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, T इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS इंटू S स्क्वायर x2 E2 स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 2S स्क्वायर 2x2 स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप आने ही वाला है हमारा। 180 अपॉन 2 पाई NS इंटू S स्क्वायर x2 E2 स्क्वायर अपॉन में 2S स्क्वायर x2 स्क्वायर। फाइनल जो आपका फॉर्मूला आएगा, देखिए S स्क्वायर से S स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x2 है, ये x2 स्क्वायर है, एक x2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। फाइनल जो टॉर्क बनेगा वो हो जाएगा T मैक्स इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS इंटू E2 स्क्वायर अपॉन 2x2, और ये फाइनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप T मैक्स बोलेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम कंडीशन पुट किया हुआ है। दिस इज आवर मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। T मैक्सिमम इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन 2x2, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है और T फुल लोड का याद करना है फॉर्मूला। एक ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क R2 अपॉन में x2, इसे हम SMB बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर कई बुक में SMB लिखा रहता है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। अब हम लोग पहला
क्या डराइव किया, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क R2 अपॉन में X2। SM है यहाँ पर स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। फाइनल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर लिखिए आप ऑब्जर्वेशन, और इसे आप नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, देख लीजिए रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहां लिखिए नोट पॉइंट, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। बट यहां पर देखिए टी मैक्सिमम इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई NS E2 स्क्वायर अपॉन 2x2, कहीं भी रेजिस्टेंस का टर्म नहीं है यहाँ आपके इक्वेशन में मैक्सिमम में, तो इसीलिए मैक्सिमम टॉर्क कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस बट द मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा है हमारा मैक्सिमम टॉर्क, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए, मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टी मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज आवर नोट पॉइंट। दो नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्लिप डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे बट टॉर्क डिपेंड नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस पे, ये आपका नोट पॉइंट है। और टी मैक्स और X2 का रिलेशन देखिए, टी मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको ज़्यादा चाहिए, टी मैक्स अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो आप लोगों को X2 को क्या करना पड़ेगा, एज लो एज पॉसिबल कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा कंक्लूजन है, देख लीजिए टी मैक्सिमम का। हम लोगों ने टॉर्क फुल लोड देखा, स्टार्टिंग देखा, उससे और ऑब्जर्वेशन हम नोट करेंगे और टॉर्क को और मॉडिफाई करके हम लोग न्यू रिलेशन निकालेंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप टॉर्क को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और टॉर्क का फाइनल जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, रिलेशन और निकालेंगे टी मैक्सिमम टी फुल लोड, और उससे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे कि कैसे टॉर्क डिपेंड करता है वोल्टेज पे या फिर EMF पे, ठीक है। और उसके बाद हम ये सब नोट करने के बाद टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।